टैगोर चिल्ड्रन अकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सूरजगढ़, जिला झुंझुनू, राजस्थान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। विषय है सामाजिक ज्ञान, कक्षा है 10th क्लास, RBSC हिंदी मीडियम। कल हमने छोड़ा था और वो था चैप्टर अपना कि खिलजी वंश। जैसा कि पीछे से रिपीट करके मैं आपको जानता हूँ, पहले 1206 ईस्वी से लेकर के और आगे चलता है, जैसा कि 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश चला। गुलाम वंश के बाद में यहाँ पर खिलजी वंश प्रारंभ हुआ और खिलजी वंश का प्रारंभ जो कि बताया जाता है कि अंतिम गुलाम वंश के शासक के बाद में यहाँ पे खिलजी वंश की स्थापना की, जो कि जलालुद्दीन मोहम्मद खिलजी ने इसकी स्थापना की। इस साम्राज्य का नींव रखी और उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी, जो जिसके महत्वपूर्ण राजस्थान के अंदर जो आक्रमण है 1301 ईस्वी में रणथंभौर के किले के ऊपर आक्रमण, 1303 ईस्वी में उसने चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण किया, 1308 ईस्वी में उसने जालौर के ऊपर आक्रमण किया। लेकिन उसके बाद में अंतिम जो शासक था खिलजी वंश का, मुबारक, जिसे उसके बाद में बताया जाता है कि खुशवा, नासिरुद्दीन खुशवा अंतिम शासक था, जिसने उल वासिक बिल्ला की उपाधि धारण की थी। और ये कभी कभी प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि उल वासिक बिल्ला की उपाधि धारण किसने की, तो उसका आंसर होगा क्या? नासिरुद्दीन खुशवा, नासिरुद्दीन खुशवा। उसके बाद में आगे चलते हैं हम, और वो है क्या? तुगलक वंश। तुगलक वंश की स्थापना है वो गियासुद्दीन तुगलक यानी गाजी मलिक ने की। और कब की? यहाँ पे है 1320 ईस्वी के अंदर। और इस वंश का जो संस्थापक है गियासुद्दीन तुगलक, वो ज्यादा समय तक शासन नहीं कर पाया। और मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि 1325 ईस्वी तक नंबर 1 गियासुद्दीन तुगलक, जिसने शासन किया 1320 ईस्वी से लेकर के और 1325 ईस्वी तक उसने शासन किया। और इसके बारे में बताया जाता है कि ये लकड़ी के भवन से गिरकर इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। लेकिन उसके बाद में जो गद्दी में बैठा है दूसरे नंबर पे, जो महत्वपूर्ण तुगलक वंश के महत्वपूर्ण शासकों में गिने जाते हैं, और वो है कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, ये तुगलक वंश के अंदर महत्वपूर्ण शासकों में आता है। और इसने कितने वर्ष तक शासन किया? 1325 से लेकर के और 1351 ईस्वी तक इसने शासन किया। लेकिन यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बताया जाता है कि ए मैड एम्परर ऑफ इंडिया, यानी भारत का पागल बादशाह की उपाधि धारण की लेखकों के द्वारा, इस इतिहासकारों के द्वारा बताया गया है कि भारत का पागल बादशाह की इसकी उपाधि दी। किसने दी? इतिहासकारों ने। लेकिन वो पागल नहीं था, वो क्या था कि योजनाएं बनाता था और योजनाएं उसकी क्या हो गई? असफल हो गई। तो उसने 5 योजनाएं बनाई और उसकी 5 योजनाएं असफल हो गई। उसके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसके लिए हम अध्ययन करेंगे कि इसकी कौन कौन सी योजनाएं थी। योजनाएं नंबर 1
करवर्दी। नंबर 2 राजधानी परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन। नंबर 3 सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। नंबर 4 खुरासान अभियान। और 5वां है कराची लंदन। यहां पे लिखते कराची का अभियान, इसको यहां पे थोड़ा सा आक्रमण भी कह सकते हैं, लेकिन कैसे भी हो उसकी 5 योजनाएं थी और 5वीं योजनाएं उसकी क्या हो गई, असफल हो गई। इसकी वजह क्या थी? देखिए यहां पर जो भी उसने कदम उठाया वो अपने साम्राज्य के हित के लिए किया, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी थी जो उसे असफलता का मुंह देखना पड़ा, और इसलिए उसकी योजनाएं असफल होने के कारण और इतिहासकारों ने उसे संज्ञा दी क्या, भारत का पागल बादशाह। हालांकि वो पागल नहीं था, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी हो जाती हैं जिसके कारण से मनुष्य को क्या कर देती हैं, पागल बना देती हैं। और पागल स्वयं नहीं होता, लोग कहने लग जाते हैं, क्योंकि भाग्य उसके साथ नहीं होता है। किस प्रकार से कि उसने 5 योजनाएं बनाई। पहला था 2 आब क्षेत्र में करवर्दी। 2 आब क्षेत्र में करवर्दी, उसका यहां पे देखिए मैं आपको एक एक लाइन को समझाने का प्रयास करूंगा कि यहां पे 2 आब क्षेत्र में करवर्दी, कि वो 2 आब क्षेत्र में करवर्दी क्यों लगाना चाहता था। क्योंकि उस समय क्या होता था कि अकाल बहुत ज्यादा मात्रा में पड़ते थे, और अकाल पड़ने के कारण उसने सोचा कि जहां पे अकाल पड़ रहा है वहां पे लोगों का क्या कर दिया जाए, लगान माफ कर दिया जाए, और जहां पे फसल लगातार होती आ रही है वहां पे क्या कर दिया जाए, थोड़ा सा लगान बढ़ा दिया जाए, जिसके कारण से जहां पे कृषि की उपज है ही नहीं वहां पे माफ कर दिया जाए, और जहां पे है वहां पे थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए। तो 2 आब क्षेत्र, अब यहाँ पे 2 आब क्षेत्र का मतलब होता है 2 मीन्स 2 होते हैं, आब मीन्स होता है किनारा, और किनारा किसके होते हैं, नदियों। जब 2 नदियों के बीच की भूमि होती है, जैसे गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र के आसपास का जो एरिया है और उसके बीच की जो भूमि है वो क्या है, वहां पे नमी होने के कारण वहां पे फसल अच्छी होती है, और इसलिए वहां के किसानों पर उन्होंने क्या किया, लगान थोड़ा सा बढ़ा दिया। 2 आब क्षेत्र में करवर्दी की, जिसके कारण से वहां के किसानों ने क्या कर दिया, वहां के किसानों ने खेती करने से मना कर दिया। जब किसानों की ऐसी प्रतिज्ञा को देखते हुए और इस मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने इस आदेश को वापस लिया गया, और ये योजना उसकी क्या हो गई, असफल हो गई। फिर उसके बाद में आता है राजधानी परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन करने का मतलब उसका क्या था कि ये जो यहाँ पे ये दिल्ली के अंदर उसकी राजधानी थी, और उस राजधानी को लेकर के आना चाहता था वो कहाँ, दौलताबाद में। उसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि मैं अगर भारत के मध्य में राजधानी बनाऊंगा तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए बराबर ही समय लगेगा, और मैं मध्य में होकर के और पूरे साम्राज्य को सुव्यवस्थित ढंग से चला सकूंगा। योजनाएं उसकी अच्छी थी,
लेकिन क्या हुआ कि वो दिल्ली से लेकर के दौलताबाद तक वापस आया, राजधानी को लाता है, तो उस समय परिस्थितियां बिल्कुल अनुकूल नहीं थी और इस कारण से वो परिस्थितियां पूरी राजधानी को दौलताबाद लेकर के आया और दौलताबाद लाने के बाद में जो उत्तर भारत के जो साम्राज्य थे, उत्तर भारत के छोटे छोटे जो साम्राज्य थे वो क्या होने लगे, स्वतंत्र होने लगे। और जब इस बात का पता मोहम्मद बिन तुगलक को लगा तो उसने क्या किया, राजधानी को पुनः दौलताबाद से कहाँ लेकर के गया, दिल्ली लेकर के गया। और इस कारण से उसकी योजना तो अच्छी थी लेकिन वो भी क्या हो गई, असफल हो गई। उसके बाद सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कि अमीरी और गरीबी की जो रेखा है उसको मिटाने के लिए उसने क्या किया कि उसके साम्राज्य में सोने और चांदी के सिक्के चल रहे थे, तो उसने सोचा कि यदि सोने और चांदी के सिक्के कोष में जमा कर लिए जाएं और उसके बदले में तांबे के सिक्के निकाल दिए जाएं तो अमीरी और गरीबी का जो अंतर है वो क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा और जनता इससे खुशहाल होगी। लेकिन हुआ क्या कि तांबा है आसानी से मिलने के कारण लोगों ने घरों में ही टकसाल बनाना प्रारंभ कर दिया। यानी जो सिक्के उसके शासन काल में, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में जो टकसाल में छपते थे, जो सिक्के बनाए जाते थे, वो सिक्कों के लोगों ने घरों में ही टकसाल बनाना प्रारंभ कर दिया। टकसाल किसे कहते हैं, जहाँ पे सिक्के बनाए जाते हैं, जिसके अंदर उसकी कटिंग वगैरह जो भी है, उसकी फिनिशिंग जहाँ होती है उसको टकसाल कहा जाता है। जब तो वहाँ पे घर घर में टकसाल हो गई, तो वहाँ पे लोगों ने क्या किया कि वो सिक्के बाजार में उतार दिए जो उन्होंने घरों में उतारे थे, यानी नकली। और जब इस बात का पता बाहर से आने वाले व्यापारियों को लगा तो व्यापारियों ने क्या किया, तांबे के सिक्के लेने से मना कर दिया। तांबे के सिक्के लेने से मना कर दिया तो उन्होंने, मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया कि तांबे के सिक्के हैं उनको वापस राजकोष में जमा किया और उसके बदले में सोने और चांदी के सिक्के दिए, जिसके कारण से तांबे के सिक्के इतने आ गए कि उसके खजाने में जो पहले से ही मौजूद था सोने चांदी के सिक्के, वो सिक्के भी उसे क्या है, देने पड़ गए और खजाना खाली हो गया और इस कारण से उसकी ये योजना भी फेल हो गई। फिर आता है खुरासान। खुरासान अभियान। खुरासान अभियान का मतलब क्या है कि वो एक क्षेत्र में राज करना चाहता था कि कोई भी ऐसी जगह नहीं बचे जो कि मेरा वहां पे राज नहीं हो। तो उसने क्या है, दक्षिण भारत के अंदर जो समुद्री तट है उनके आसपास उसने भेजा कि किसी भी तरह से इनको विजिट किया जाए और विजिट करने के बाद एक छत्र राज तुगलक वंश का चले। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि राजधानी परिवर्तन करने से ही उत्तर भारत के जो स्वतंत्र राज्य बनने प्रारंभ हो गए थे, तो दक्षिण में जब वो युद्ध भूमि में गया, विजय के लिए गया, तो पीछे से उत्तर भारत के जैसे दिल्ली के आसपास के क्षेत्र हैं वो ही अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगे, जिसके कारण से बीच में ही वो विजय अभियान उसे छोड़ करके कहाँ आना पड़ा, दिल्ली आना पड़ा। लेकिन उसने पांचवा जो अभियान छेड़ा था वो था कराची अभियान। कराची अभियान के अंतर्गत उसने बताया कि जो कि थल, जल और जो पर्वतीय क्षेत्र है उसके ऊपर भी इसका अधिकार होना चाहिए, तुगलक का होना चाहिए। तो उसने क्या किया, 1 लाख सैनिकों का जत्था बना करके और उसने कराची अभियान के लिए भेजा। लेकिन कराची अभियान के अंतर्गत हुआ क्या कि उसके मौसम का ध्यान न रखते हुए उसने भेजा था कि वहां जाकर के झंडा गाड़ दिया जाए कि यहां तक इसका शासन है, लेकिन मौसम को नहीं देखा और मौसम को नहीं देखने के कारण उसे क्या है, असफलता का मुंह देखना पड़ा। वजह क्या थी कि वो दिसंबर और जनवरी के महीने में सैनिकों को रवानगी दे दी गई और वहां पर भयंकर बर्फ पड़ने के कारण
इतने सैनिकों का हरजाना हुआ कि जब वो लौट करके आए तो मात्र 2 सैनिक लौट करके आए, बाकी सभी बर्फ के ढेर के नीचे दबकर वीरगति को प्राप्त हो गए, यानी खत्म हो गए, मर गए। और इस कारण से उसकी ये योजना भी क्या हो गई, असफल हो गई। उसके बाद 1351 ईस्वी, उसके बाद 1351 ईस्वी के अंदर उसका चचेरा भाई फिरोज तुगलक गद्दी में बैठा। फिरोज तुगलक, ये फिरोज तुगलक गद्दी में बैठा और कब बैठा, 1351 ईस्वी के अंदर बैठा। 1351 ईस्वी तक ये गद्दी में बैठा और उसके बाद यहाँ पे जैसा कि बताया जाता है कि फिरोज शाह तुगलक गद्दी में बैठते ही उसने अच्छे अच्छे कार्य करना प्रारंभ किया और फिरोज तुगलक ने भवन निर्माण कला को महत्व दिया और फिरोज तुगलक ने हिसार, जौनपुर, फिरोजाबाद, नगर बसाया। नगर बसाया। फिरोज तुगलक ने इतना ही नहीं, उसके बाद में उसने दिल्ली के अंदर खरबूजा व अंगूरों की खेती पर प्रोत्साहन दिया। उन्होंने अंगूरों की खेती को प्रोत्साहन दिया और उसके साथ ही इन्होंने, फिरोज तुगलक एक ऐसा शासक था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। ब्राह्मणों पर क्या है, जजिया कर लगाया। और उसके बाद तुगलक वंश का जो अंतिम शासक था वो 1398 ईस्वी में तुर्क आक्रांता यानी इसका चौथा शासक था नासिरुद्दीन मोहम्मद। इसने 1398 ईस्वी तक शासन किया और उसके बाद में तैमूर आक्रांता ने आक्रमण किया और आक्रमण करके उसको वहां से खदेड़ दिया और यहाँ पे तुगलक वंश का क्या हो गया, अंत हो गया। उसके बाद में तुगलक वंश के बाद में यहाँ पे एक और नए वंश की स्थापना होती है, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। यहाँ पे गुलाम वंश जो कि 1206 ईस्वी से लेकर के और 1290 ईस्वी तक, उसके बाद में खिलजी वंश और खिलजी वंश है 1290 ईस्वी से लेकर के 1320 ईस्वी तक। और यहाँ पे आता है तुगलक वंश और तुगलक वंश है वो 1320 ईस्वी से लेकर के
अगला है सैयद वंश। सैयद वंश कहां से प्रारंभ हुआ? जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया था कि 1398 ईस्वी के अंदर यहां पर आक्रांता ने आक्रमण किया और खिलजी वंश तुगलक वंश का अंत किया और उसके बाद में नया वंश प्रारंभ हुआ और वो है कौन सा? सैयद वंश। सैयद वंश से ये 1414 ईस्वी से प्रारंभ होता है, क्योंकि सैयद वंश से पहले आक्रांता तैमूर ने यहाँ पे भारत के ऊपर आक्रमण किया और आक्रमण के साथ उसने क्या किया? वहां पे शासन करना प्रारंभ किया, लेकिन उसका दास यानी उसका प्रतिनिधि खिजर खां को यहाँ पे भारत में नियुक्त किया। और खिजर खां, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिजर खां। और ये 1434 तक इस वंश का शासन चलता है। और यहाँ पे प्रश्न आता है क्या? सैयद वंश का संस्थापक खिजर खां। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिजर खां। और खिजर खां ने 1421 तक शासन किया। 1414 ईस्वी से लेकर के और 1421 ईस्वी तक उसने क्या किया? शासन किया। उसके बाद यहाँ पे जो शासन आते हैं और 1421 ईस्वी के बाद में मुबारक शाह गद्दी पे बैठा। मुबारक शाह 1421 से 1434 तक मुबारक शाह ने शासन किया और उसने सर्वशाह की उपाधि धारण की। सर्वशाह की उपाधि धारण की। सर्वशाह की उपाधि धारण की। उसके बाद यहां पे सैयद वंश का जो अंतिम शासक था वो था कौन? आलम शाह। आलम शाह और आलम शाह ने 1451 ईस्वी में, यानी महत्वपूर्ण जो शासन चला वो कब से कब तक चला? 1434 ईस्वी तक चला। लेकिन उसके बाद गद्दी पे सैयद वंश का जो राजा बैठा, लेकिन वो क्या था? निरंकुश था, इसलिए उसको गिनती में नहीं लिया जाता। और ये 17 साल ऐसे ही इधर से उधर डोलते हुए बिताए और अंत में 1451 ईस्वी के अंदर 1451 ईस्वी के अंदर उसने स्वेच्छा से ही अपनी गद्दी को त्याग दिया। और यहाँ पे 1451 में एक नए वंश की स्थापना होती है और वो है क्या? लोधी वंश। और लोधी वंश के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि लोधी वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? बहलोल लोधी। एक बार मैं पुनः इसको रिपीट कर देना चाहता हूँ तुगलक वंश से लेकर के, कि तुगलक वंश है वो क्या है? 1320 ईस्वी से लेकर के 1398 ईस्वी तक हुआ। लेकिन यहाँ तुगलक वंश के अंदर जो गियासुद्दीन तुगलक गाजी मलिक, जिसने यहाँ पे 1320 से लेकर के 1325 ईस्वी तक उसने शासन किया। और उसके बाद में मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पे बैठा और मोहम्मद बिन तुगलक ने 5 योजनाएं बनाई, उसकी असफल हो गई। और वो 5 योजनाएं कौन सी थी? दोआब क्षेत्र में करवर्दी, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन और खुरासान विजय अभियान और कराची अभियान। ये 5 योजनाएं थी और 5वीं योजनाएं उसकी क्या हो गई? असफल हो गई। और असफल होने के कारण उसको क्या इतिहासकारों ने कौन सी संज्ञा दी? भारत का पागल बादशाह की संज्ञा दी। उसके बाद में जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने उसके
उसके बाद में जो बताया है वो है कौन? फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक है वो यहाँ पर 1398 तक उसने शासन किया और 1398 ईस्वी तक शासन करने के बाद में यहाँ पे बताया जाता है कि 1351 ईस्वी में यहाँ पे गद्दी में बैठा था कौन? फिरोज तुगलक। और फिरोज तुगलक ने जौनपुर, फिरोजाबाद और हिसार 4 नगरों के निर्माण करवाया। 4 नगर स्थापित किए गए उसके द्वारा। उन्होंने दिल्ली के अंदर खरबूजा और अंगूर की खेती को प्रोत्साहन दिया। और फिरोज तुगलक ने एक और भी किया, उसने केवल ब्राह्मणों के उससे ही क्या लिया गया? जजिया कर लिया गया। उसके साथ ही फिरोज तुगलक ने एक और महत्वपूर्ण कार्य किया और वो क्या था कि भवन निर्माण कला के अंदर उसने अच्छे पैसे खर्च किए थे। उसके बाद यहाँ पे आता है सैयद वंश। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1398 ईस्वी के अंदर आक्रांता तैमूर ने भारत पे आक्रमण किया। उस समय यहाँ पे शासक किसका था? तुगलक वंश का था। और तुगलक वंश का अंत करके और उसने अपने एक यहाँ पे सैयद वंश के जो खिजर खां को अपना प्रतिनिधि नियुक्त करके और वो कहाँ चला जाता है? हूण। आक्रांता जो कि विदेशी था, पश्चिमी क्षेत्र से आया हुआ, और वो वहाँ चला गया और पीछे से खिजर खां ने यहाँ पे 1414 ईस्वी के अंदर उसने सैयद वंश की स्थापना की। और सैयद वंश लंबा तो नहीं चला, लेकिन अंतिम शासक था, उसने क्या किया कि अब स्वेच्छा से ही उसने गद्दी को त्याग दिया था। और अंतिम शासक कौन था? आलम शाह। इसका सैयद वंश का अंतिम शासक आलम शाह। आलम शाह ने स्वेच्छा से ही अपनी गद्दी को क्या कर दिया था? त्याग दिया। और उसके बाद में यहाँ पे जो नए वंश की स्थापना होती है और वो है कौन सा? लोधी वंश। लोधी वंश। और 1451 ईस्वी से लेकर के और आगे चलता है 1526 ईस्वी तक। ये शासक रहा है लोधी वंश का। इसके बारे में हम कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।